अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सुखी घर के साथ मैं हूं हफ्सा काजिम। बहनों, हमारे प्रोग्राम के इस सिलसिले में जैसा कि आपको मालूम है, हम पाकिस्तान में मौजूद जो अदबी शख्सियात हैं उनसे आपका तारुफ़ करवाते हैं और उनका जो काम है उस पर हम बात करते हैं। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ एक अदबी शख्सियत मौजूद हैं, उनका तारुफ़ मैं करवाती चलूँ। आप हैं नाज़िया कामरान काशिफ़, और जिन लिखने वाली ख़वातीन को पढ़ा है उनमें वो एक ऐसी ख़ातून हैं जिन्होंने साइंस फ़िक्शन पर भी लिखा है। रोमानवी नावल ही नहीं सिर्फ लिखे बल्कि साइंस फ़िक्शन पर भी लिखा है और इनकी ग्रिप बड़ी अच्छी है। तो नाज़िया के साथ हम गुफ्तगू में अब देर नहीं करेंगे और उनको हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सबसे पहले तो नाज़िया, आपको अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे आज यहाँ दावत देने के लिए। कैसी हैं नाज़िया आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और रेडियो पाकिस्तान आना कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। रेडियो पाकिस्तान से तो बहुत ज़्यादा पुराना ताल्लुक़ है। मेरे वालिद साहब सुना करते थे, तो तब से अब तक यूँ समझें एक ताल्लुक़ सा जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब आप बात करें कि आपके वालिद साहब सुना करते थे, तो जब तब सुना करते थे और अब जब आप अपने आप को सुनेंगी तो आप देखिएगा, आप कुछ पुरानी यादें जो हैं वो आप रिकॉल करेंगी उनको। तो नाज़िया, आप उन राइटर्स में से हैं जिन्होंने बहुत अर्ली नहीं लिखना शुरू किया। आपने बताया कि आपने 2019 से लिखना शुरू किया, तो हम ये भी आपसे पूछेंगे कि आपने 2019 से पहले क्यों नहीं सोचा लिखने का। तो सबसे पहले हम अपने सुनने वाली ख़वातीन को बताते चलें कि नाज़िया के जो नावल्स पब्लिश हो चुके हैं उनमें दिल लगी है, मकली, इश्क ज़ात, बरमूदा ट्रायंगल, शाका और हाल ही में आपका नावल पब्लिश हुआ है मनगुंजर। तो हम इन पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए नाज़िया कि 2019 में कैसे लगा कि मैं लिख सकती हूँ, इससे पहले क्यों नहीं लिखा? इससे पहले मैं लिखा करती थी, कॉलेज के ज़माने में बहुत लिखा, शायरी भी लिखा करती थी, छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखती थी। नौनिहाल के लिए मैंने कहानियाँ लिखी हैं, रिसालों में भेजती थी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आपको कहीं से रिजेक्शन मिल जाए या फिर कुछ इतनी ज़्यादा पजीराई ना मिले तो मैं बड़ी डीमोटिवेट हो जाती थी उस वजह से, और मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं अभी नहीं लिख पाती या नहीं लिख सकूँगी। फिर कॉलेज के बाद वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो ये सिलसिला बिल्कुल ही मुनक़ता हो गया। लेकिन शादी के बाद मुझे ये लगा कि मुझे दोबारा लिखना चाहिए, और जो कॉलेज लाइफ के ज़माने से मेरे जहन में मुख्तलिफ प्लॉट्स चल रहे थे, मैंने उन पे ही सबसे पहले तजर्बा करने का सोचा, और इसीलिए फिर मैंने 2019 में दोबारा से लिखना शुरू किया। पहले की मेरी डायरीज़ हैं जिनमें ये प्लॉट्स मुख्तसर कहानियों की सूरत में तहरीर हैं, कुछ शायरी है मेरी, लेकिन अब इसको मैं बाकायदा किताबी शक्ल में लेकर आई हूँ। और सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मेरी यही है कि लोग मेरे काम को पसंद करते हैं, और उनकी पजीराई की वजह से ही मुझे दोबारा लिखने का शौक़ हुआ। नाज़िया, ये बताएं कि जब आपने शादी से पहले जब आपने सोचा कि मुझे लिखना चाहिए और आपने मुख्तलिफ बच्चों के रिसालों वगैरह में पब्लिश करवाया, तो कैसे सोच थी जहन में कि मैं लिख सकती हूँ? क्या घर का माहौल अदबी था? बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमारे पेरेंट्स जो हैं वो अदबी माहौल में रहते हैं, हम अपने इर्द गिर्द किताबें देखते हैं तो हम पढ़ते हैं और हमें ख़ुद भी शौक़ होता है लिखने का। तो आपको कैसे लगा कि आप लिख सकती हैं? जी, मेरे वालिद साहब को बहुत ज़्यादा शौक़ था पढ़ने का, और मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की किताबें बहुत ज़्यादा वो पढ़ा करते थे, लेकर आया करते थे। तो उनके सफ़रनामे बहुत सहल अंदाज में तहरीर किए गए होते हैं और इतने ज़्यादा मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल भी नहीं होता, तो हमें ख़ुद ब खुद एक पढ़ने का शौक़ डेवलप हो गया। उसके बाद फिर नौनिहाल आता था घर में, संतरा नाम से एक रिसाला आया करता था, बच्चों का अदबी रिसाला, वो हमारे घर आता था। तालीम व तरबियत के नाम से एक रिसाला आया करता था। फिर उसके बाद मैंने इमरान सीरीज़ पढ़ना शुरू की, तो वो एक अलग ही दुनिया थी, एक साइंस फिक्शन की दुनिया थी। तो मुझे लगा कि हाँ, ये एक कुछ है अदब ऐसा जिस पे मैं भी कुछ लिखने का तजर्बा कर सकती हूँ। तो वो इतनी मैंने ज़्यादा इमरान सीरीज़ पढ़ी हैं घर में, और अब्बू भी लेकर आते थे शौक़ से, तो फिर खुद ब खुद मुझे लिखने का शौक़ हुआ कि मैं भी इसी तर्ज पे कोई कहानी लिखती हूँ। तो वो प्लॉट आपने तब के इकट्ठे करके रखे हुए थे, और फिर अब जब आपने लिखा, आपका एक नावल जो है बरमूदा ट्रायंगल, इस पर ये एक साइंस फिक्शन है, तो ये आपका वो नावल है। एक तो नाम इसका इस तरह का है कि वो फौरी तौर पर अट्रैक्ट करता है, और इसके हवाले से एक जुस्तजू ऐसी है हमारे जहनों में कि हम ख़ुद ब खुद पढ़ते हैं इनको। तो साइंस फिक्शन, क्या सिर्फ इमरान सीरीज़ को पढ़ के सोचा कि उसके बाद मुझे कोई साइंस फिक्शन लिखना है? क्या जहन में चल रहा था?
देखें, कुछ टॉपिक्स या कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं जिन पे इंसानी जहन अब तक रिसर्च के बावजूद उनकी तह तक नहीं पहुंच पाया है। जैसे एलियंस के बारे में हम बहुत सुनते आए हैं कि एलियंस हैं, नहीं हैं, बरमूदा ट्रायंगल में क्या है, या जिन्नात क्या है। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंसान के अंदर मौजूद एक, जिसे कहते हैं ना, ख़ुद ब खुद क्यूरोसिटी डेवलप हो जाती है कि हमें इस मौज़ूआत के बारे में जानना है। इमरान सीरीज़ में एक मिशन होता था जिसे उन्हें कंप्लीट करना होता था, लेकिन मुझे इन टॉपिक्स को लेकर इतनी ज़्यादा ख़ुद क्यूरोसिटी थी कि मैंने इन पे रिसर्च करना शुरू की, और फिर मुझे ये लगा कि जो मुझे जवाबात मिले हैं उनको किताबी शक्ल में लेकर आऊँ और दुनिया को बताऊं कि हाँ, अब इस चीज़ पे इतनी रिसर्च की जा चुकी है और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमसे हिडन है, जैसे हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट की रिसर्च को छुपा दिया गया है दुनिया में। ऐसी बहुत सारे काम हैं जो हमने किए थे लेकिन नाम किसी और का है। हमसे मुराद है कि मुस्लिम दुनिया में बहुत ज़्यादा काम हुए हैं कुछ चीज़ों पर। तो मुझे ये लगा कि अब मुझे इसको एक कहानी की सूरत में लेकर आना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक रिसर्च लिख दें ना तो लोग इंटरेस्ट अपना लूज़ कर जाते, नहीं पढ़ पाते उसको। लेकिन मैं जब इसको कहानी की शक्ल में लेके चली तो फिर बहुत सारे लोगों को बहुत सारी यूँ समझे कि मालूमात मैंने पहुंचाई हैं इस नावल के ज़रिए। जब आप पढ़ेंगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसमें दुनिया की मॉडर्न रिसर्च से लेके हमारी इस्लामिक रिसर्च हर चीज़ शामिल है। अच्छा, अगर हम शुरू से शुरू करें कि जब आपने लिखना शुरू किया शादी के बाद, तो आपने बताया आपके बच्चे थोड़े बड़े हो गए, ग्रोन अप हुए, तो आपने सोचा कि मुझे लिखना है, और पहला नावल जो आपका था वो दिल लगी था और ये एक रोमानवी नावल था। तो कैसे इसको शुरू करना सोचा, शुरू करने का? क्या बच्चे बड़े हो गए हैं तो मुझे कुछ करना है, क्या था जहन में आपके? मैंने एक अदबी ग्रुप बनाया था पेपवर्ब के नाम से। वहाँ पर जो है बहुत सारी लिखने वाले और राइटर कम्युनिटी ऐड है। उनकी राइटिंग्स मैं पढ़ा करती थी और मुझे ये लगता था कि जो चीज़ें मैंने कॉलेज के ज़माने से सोची थी उनको मैं छोड़ चुकी हूँ, क्यों ना मैं अब एक इसी क्लोज ग्रुप में तजर्बा करके देखती हूँ। अगर पढ़ने वालों को पसंद आया तो मुझे वो पजीराई मिली तो मैं इसको किताबी शक्ल में लेकर आऊँगी। और बच्चे भी इस बड़े हो चुके थे, कोई इतनी ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, लेकिन जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, तो जो वो टाइम मुझे मिला उसमें मैंने फिर अपना ये नावल लिखना शुरू किया। तो अगर हम आगे बात करें, आगे चलें, तो आपने दिल लगी लिखा, ये एक रोमानवी नावल था। उसके बाद कौन सा नावल लिखा आपने? उसके बाद मैंने मकली लिखा, क्योंकि दिल लगी से जो मुझे पजीराई मिली वो मेरे लिए काफ़ी थी कि मैं अपने जहन में चलते उन साइंस फिक्शन प्लॉट्स पे तजर्बा करूं जो मैं कॉलेज लाइफ से सोचा करती थी कि अगर मैं इमरान सीरीज़ की तर्ज पे या इस तरह का कोई साइंस फिक्शन नावल लिखूंगी तो क्या रिस्पॉन्स आएगा। एक ख्वाब जो मैं बचपन में अक्सर देखा करती थी उसको मैंने इस नावल की बेस बनाया, और फिर मैंने मकली को जो चूज़ किया, मकली कब्रिस्तान है, सिंध में कदीम कब्रिस्तान है, और तारीख़ी लिहाज से कहा जाता है कि हज़ारों साल पुरानी वो एक सकाफ़त है हमारी, लेकिन बहुत सारे लोगों को उसके बारे में मालूम नहीं है। तो जब आप देखें कि मिस्र पे फ़िल्में बनती हैं तो जो चीज़ दिखाई जाती है वो हकीकत से बहुत दूर होती है, लेकिन फिर भी लोग वो मूवीज़ देख के या वो फिल्में देख के विज़िट करते हैं, इजिप्ट जाते हैं, लेकिन क्या आपको वहाँ ममीज़ वगैरह घूमती नज़र आती हैं? ऐसा कुछ नहीं होता। तो यही सोच थी कि मैं पाकिस्तान के उन तारीख़ी मकामात को हाईलाइट करूँ इस तरह कि लोग मेरे नावल पढ़ के उन जगहों को विज़िट करें, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें कामयाब हुई। मैंने मकली के कब्रिस्तान से एक लेजेंड फिक्शनल स्टोरी को जनरेट किया, उसको मैंने इजिप्ट से कनेक्ट किया, पूरी दुनिया से मैंने करैक्टर्स बनाए, कोई आर्कियोलॉजिस्ट था, कोई लॉयन हंटर था, और इस तरह से वो सारे जो हैं करैक्टर्स वो पाकिस्तान आते हैं, जमा होते हैं मकली की इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, और फिर उसको इजिप्ट से कनेक्ट किया, टाइम ट्रैवलिंग ऐड की। तो बहुत सारे लोग मेरा नावल पढ़ के और फिर मकली विज़िट करने गए कि है क्या, और वहाँ वो मेरे करैक्टर्स को ढूंढते थे, वहाँ से तस्वीरें मुझे भेजते थे कि हम ढूंढ रहे हैं और हम फील कर सकते। तो ये कॉन्सेप्ट वाकई एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि हमारे पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जिनको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया या जिनके नाम अभी तक हमें पता नहीं है। एक तो नाम बहुत डिफरेंट है, और दूसरा मुझे ये बताइए कि आपने इतने सारे कैरेक्टर्स और इतनी सारे मतलब वर्ल्ड की चीज़ों को कनेक्ट किया,
माइंड में इतना कुछ कैसे आता है, मतलब गुंजन नहीं बन जाता है कि ये सब कुछ मैं कैसे कनेक्ट करूं इन सबको? होता ये है कि जैसे जिन्हें रिसर्च का शौक होता है ना, तो वो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं। जैसे मैं रेमी रोमानी को फॉलो करती हूँ, वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं और इजिप्टोलॉजिस्ट हैं, इजिप्ट में होते हैं। इसी तरह एक पेंटर हैं बहुत अच्छे, विलियम, उनको मैं बहुत फॉलो करती हूँ। उनकी पेंटिंग्स में बड़ी डिफरेंट मैसेजेस होते हैं। अच्छा, जो वो कैरेक्टर इंस्पिरेशंस मेरी होती हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि अगर इस तरह का इंसान मेरे नॉवल में ज़िंदा हो जाए तो वो क्या करेगा। तो वो रियल लाइफ कैरेक्टर इंस्पिरेशंस होती हैं, और मैं सोच रही होती हूँ या मैं इंस्पायर होती हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं कहती हूँ कि इसको ना मैं अपने नॉवल में दोबारा ज़िंदा करूँगी। नाम कुछ और होगा बट ये कैरेक्टर होगा, और अगर ये मेरे नॉवल में होगा तो ये क्या करेगा। तो इसी तरह हारून अब्दुल्ला के नाम से एक मेरा कैरेक्टर है मखली में, वो बहुत मशहूर है। वो मिस्र से पाकिस्तान आता है इस मिस्ट्री को सॉल्व करने, बड़ा इंटेलिजेंट होता है वो। रेमन रोमाने से जो है बहुत ज़्यादा मतलब मैंने इंस्पायर होकर लिखा था, और मैंने अपने रीडर्स के साथ शेयर भी किया था। जब नॉवल आ गया और वो हारून अब्दुल्ला की फ़ैन फॉलोइंग डेवलप हो गई, तो तब मैंने वो बताया था कि भाई ये इससे इंस्पायर होकर मैंने ये कैरेक्टर लिखा है। तो कैरेक्टर इसी तरह होते हैं कि मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ रही होती हूँ, देख रही होती हूँ और सोच रही होती हूँ, फिर मैं कहती हूँ कि अच्छा, अगर मैं इस कैरेक्टर को अपने नॉवल में ज़िंदा करूँ तो फिर वो प्लॉट भी खुद ब खुद साथ डेवलप होता जाता है। अच्छा, तो मतलब प्लॉट होता जाता है, लोग मिलते जाते हैं, आते जाते हैं, और फिर आपस में कनेक्ट होते चले जाते हैं। तो नहीं, मेरे लिए तो ये एक बड़ी मिस्टीरियस सी चीज़ है कि आप इतने सारे लोगों को कैसे मैनेज कर लेती हैं, और फिर आप रिसर्च भी करती हैं, मतलब रिसर्च बेस्ड होता है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप लिखती हैं, कोई नावल शुरू करती हैं और उसको लिख रही होती हैं, तो जो आपका मेन कैरेक्टर होता है, या जिसे कह लें जो हीरो है आपके नावल का या हीरोइन है, चलते फिरते उठते बैठते वो जहन में चल रहा होता है, कैसे उसको मतलब जब आया उस वक्त बैठ के फ़ौरन लिख लिया, कैसे वो कैरेक्टर खुद के अंदर उतार लेती हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपका सवाल है, और इस की वजह से ना मेरे घर में बड़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं। होता ये है कि अगर मैं कोई कैरेक्टर लिख रही हूँ, मैं सारे कैरेक्टर्स लिख रही हूँ, तो वो मैं खुद हूँ बेसिकली, वो हैं तो मेरे ही कैरेक्टर्स ना। तो अगर मेरा कोई कैरेक्टर उदास है तो मुझ पर एक उदासी का लंबा दौरा पड़ता है। अच्छा। 2-2 3-3 दिन मैं सोच रही होती हूँ कि वो परेशान है और मुझे उसको अब ठीक करना है उसको। हाँ। अगर मैं खुद पर वो कैरेक्टर तारी नहीं करूँगी तो मेरे रीडर फील नहीं करेंगे उस पेन को या उस टेंशन को जो वो फील कर रहा है। तो मैं इतना ज़्यादा तारी कर लेती हूँ कि समटाइम्स मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि वो बन चुकी हो बिल्कुल वही। और बहुत सारे लोग मुझसे बैठे बैठे पूछ रहे होते हैं कि क्या बात है, किस पे परेशान हो, उदास हो, घर में कोई परेशानी है? तो मैंने कहती हूँ कि नहीं, मेरा कैरेक्टर बहुत परेशान है और मैं बड़ी डिस्टर्ब हूँ और मुझे उसको इस चीज़ से बाहर निकालना है। समटाइम ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मैं उसे उस सिचुएशन में फंसाने के बाद सोचती हूँ कि इसको मुझे निकालना कैसे है। अच्छा, मेरे जहन में ना ये सवाल ऐसे आया कि हम जब अदबी शख्सियात के नावल निगार जो लोग हैं, जो अफसाना निगार हैं, उनके इंटरव्यूज़ करते हैं तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम ख़वातीन कहती हैं कि वो जो मतलब वो एक कैरेक्टर था ना जो मेरे नावल का, वो जो खातून थी उसको मैंने अपने ऊपर तारी कर लिया, चलते फिरते उठते बैठते मुझे लगता था मैं वही हूँ। तो आप जब रोमानवी नावल तक तो चलो समझ आती है, ये रोते धोते या रोमांस करते ये ख़वातीन लिख लेती हैं, तो मेरे जहन में ये सवाल इस वजह से आया कि जब अगर वो ख़वातीन अपने ऊपर तारी कर लेती थी तो ये तो एक ऐसा नावल है जो आप लिख रही हैं, ये साइंस फिक्शन जिसमें बहुत सारी रिसर्चेस हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो अब आपकी भी वही वाली बात कि मैं उन कैरेक्टर्स को अपने ऊपर हावी कर लेती हूँ। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि जैसे रोमानवी नावल में तो आपको सिर्फ जज्बात अपने ऊपर तारी करने होते हैं, लेकिन साइंस फिक्शन नावल में जब मैंने एवन जेराल्ड, एक मास्टर ऑफ नॉलेज, एक साइंटिस्ट था, उसका कैरेक्टर लिखना था, तो अब मुझे एवन बनना था जो परफेक्ट है, तो उसके पास हर क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। और उसके लिए मुझे इतना पढ़ना पड़ा था कि मुझे 1.5 साल सिर्फ पढ़ने में लगा था कि अगर एवन से लोग सवाल करेंगे नॉवल में भी या मुझसे सवाल करेंगे तो मुझे एवन बन के जवाब देना है, तो मैं कैसे जवाब दूंगी। तो मुझे 1.5 साल मैं सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स पे पढ़ती रही और फिर वाकई एवन बन गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं एवन बन चुकी हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आपके माशाल्लाह बच्चे हैं, तो बच्चे आपको जब देखते हैं इन कैरेक्टर्स में, क्या बच्चे फील करते हैं इसको? नहीं, बच्चे बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। बच्चों को पता होता है, जब जैसे अब पिछले दिनों मन गुंजल वाइंड अप हो रहा था तो बच्चे कह रहे थे अब ज़ारिम क्या कर रहा है, अच्छा मम्मा ये, अच्छा आप कोई कैरेक्टर का नाम है अगर तो इनसे पूछ के कि बताओ इसका क्या नाम रखूं, इसका क्या नाम रखूं, तो फिर ये पूछते हैं कि अच्छा जो हमने नाम बताया था जिस कैरेक्टर का वो आज क्या कर रहा है। अच्छा। इस तरह से तो ये अंडरस्टैंड करते हैं उस चीज़ को।
अच्छा ये बताएं नाज़िया के 2019 से पहले तक, जब तक आपने कुछ लिखा नहीं था, और जब उससे पहले आपने एक दो बार लिखा और आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई, और अब जब आपको इतनी पजीराई मिल रही है आपके नॉवेल्स की वजह से, तो आप क्या महसूस करती हैं? जब नहीं लिखा था तो तब महसूस ये करती थी कि मेरी अपनी क्या आइडेंटिटी है, एक मेरी आइडेंटिटी होनी चाहिए। देखें, इंसान है, पैदा हुआ, पढ़ा लिखा, शादी की, और उसके बाद उसने, अगर वो औरत है तो उसने घर के काम किए, अगर वो मर्द है तो उसने जॉब की। ये तो आपकी एक डेली रूटीन है, ठीक है। आपने इसमें अपने लिए क्या किया, आपकी एक आइडेंटिटी क्या है, लोग आपको कैसे जानते हैं? क्या वो ऐसे जानते हैं कि आप घर में रहती हैं और वाइफ हैं, या आप जॉब करते हैं? मुझे अपनी एक आइडेंटिटी डेवलप करनी थी कि मैं कहीं बैठूं तो चार लोग कहें कि हाँ ये जो है ना लिखती है, इस वजह से जानी जाती है, या इसको लोग बाहर पहचानते हैं। बच्चे मेरे स्कूल में अक्सर होता ये है कि टीचर्स पूछ रही होती हैं आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, और समटाइम टीचर्स ने ही कह दिया कि बरमूदा है, बरमूदा ट्रायंगल है, तो मेरे बच्चे उनको नहीं बता रहे कि मम्मा ने लिखी है, बट घर आके बहुत खुश हो रहे हैं कि मम्मा हमारी टीचर ने आज ये कहा। तो मैं ये चाहती थी कि मेरी एक आइडेंटिटी हो, एक मुझे लोग जाने। तो तब मुझे बड़ा फील होता था कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करी। हाँ, घर में मैं परफेक्ट हूँ, लोग मुझे कहते हैं बहुत अच्छी दावत करती हो, बेस्ट होता है घर, हर चीज़ मैनेज्ड है, ठीक है, लेकिन मेरा नाम क्या है? मुझे ये चीज बड़ी, हाँ, ये चीज थी जो मुझे, पहले मैंने बुक स्टोर बनाया, फिर भी मुझे लगा कि मैं बैक पे हूँ। बुक बी को तो लोग जानते हैं, बट वो ये नहीं जानते कि मैं ये कर रही हूँ। फिर जब लिटरेचर कम्युनिटी बनाई तो लोग मुझे इस तरह जानने लगे कि नाजिया एडमिन है और वो इवेंट्स करती हैं और हमें हाईलाइट करती हैं। जब मैं दूसरों को हाईलाइट कर रही हूँ तो मैं अपने काम को क्यों नहीं हाईलाइट कर सकती? बिल्कुल कर सकती हूँ। तो फिर मैंने लिखना शुरू किया, और फिर मैं अब अपनी आइडेंटिटी एज अ राइटर बताती हूँ सबसे पहले, कि मैं एक राइटर हूँ, मैं लिखती हूँ। यानी कि अब आप एक सेटिस्फेक्शन आपके अंदर आती है कि मैं जो चाहती थी वो मैंने ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है, ऑलमोस्ट। बस इसको मैं थोड़ा सा और आगे मतलब मैं ये सोचती हूँ कि लाइफ में आपको पॉज नहीं लेना चाहिए जब तक आपके जहन में ये नहीं होगा ना कि मुझे और भी करना है, अभी हमें इतनी जल्दी बूढ़ा नहीं होना, मुझे कुछ करना है। अब बस ये नहीं कि आपने, अब जैसे मेरे हस्बैंड कहते हैं कि घर बना लिया, तो ये चीज़ एंड नहीं होनी चाहिए कि घर बन गया है बस अब हम यहीं बूढ़े हो जाएंगे, बस हमें बच्चों की शादी करनी है। जब तक हम अब मज़ीद अपने आप को पुश नहीं करेंगे ना, तो वो फिर हमें हमारा जहन बूढ़ा नहीं होने देगा। अदरवाइज़ आप थक जाएंगे, आप फील करेंगे कि आप थक गए हैं, आप एक जगह बैठ जाएं, घर बन गया, गाड़ी ले ली, बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छी जॉब है, बस दैट्स इट। ये लाइफ नहीं होनी चाहिए, आपको और कुछ करना चाहिए। अब मैं अगर यहाँ तक पहुँच गई, अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं अब स्क्रीन प्ले राइटर बनूंगी, मैंने ड्रामा लिखना है, उसके बाद मैंने फिल्म लिखनी है, फिर क्या बस हो जाएगा? नहीं, मैं कहती हूँ नहीं, मेरा काम हॉलीवुड तक जाए। मैं ये भी सोचती हूँ क्योंकि मैं साइंस फिक्शन लिख ही सी रही हूँ कि कुछ कोई इस पे तजर्बा करे। तो ख्वाब अगर आप देखेंगे और उनके लिए जद्दोजहद करेंगे, तो मेरा ये मानना है कि अल्लाह ताला खुद रास्ते बना देता है। वरना कौन सोच सकता था आज से 4 साल पहले कि मैं घर में एक आम सी औरत हूँ, काम कर रही हूँ, और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ और अपनी बुक्स का इंट्रो दे रही हूँ। बिल्कुल ठीक बात है, लाइफ को स्टक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल कि मैंने जो सोचा था मैंने वो अचीव कर लिया है। जब तक अल्लाह ताला ने आपकी सांस इस दुनिया में रखी है, उस वक्त तक स्ट्रगल करते रहना चाहिए किसी भी काम के लिए। और मज़ा भी ज़िंदगी में ऐसे ही है, ऐसे ही बैठे रहने में मज़ा नहीं है। अच्छा नाज़िया, जो हमने आपसे मनगुंजल के हवाले से बात की थी, आपका ये अभी नया आने वाला नावल है मनगुंजल, कैसा नावल है? आपने क्या सोच के इसका प्लॉट तैयार किया था? जब मैंने 2 साइंस फिक्शन लिखे, एक तो बरमूदा ट्रायंगल है, एक मैंने शाका लिखा जो सस्पेंस डाइजेस्ट में चल रहा है, उसकी किताब भी इंशाल्लाह आ जाएगी 2-3 महीने में। तो उसके बाद मुझे अपने जहन को एक रेस्ट देना था, और उसके लिए मुझे कुछ रेस्ट देने के लिए मैं ये नहीं करती कि मैं बिल्कुल ही लिखना छोड़ दूँ। तो फिर मैंने ये सोच कर कि अब रेस्ट देने के लिए मैं कुछ लाइट रोमांस लिखती हूँ, मैंने मनगुंजल शुरू किया। लेकिन क्योंकि मैं अपनी चाहे वो रोमांटिक नॉवेल ही क्यों ना हो, उसमें कोई मैसेज या रिसर्च ज़रूर होती है। तो इसमें मैंने बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हाईलाइट किया है। एक तो ये कि देखें, हम बहैसियत माशरा जो चीज़ें फॉलो करते हैं वो हमारा दीन वो नहीं है। यहाँ आप तलाक याफ्ता औरत से शादी नहीं कर सकते, बुरा माना जाता है अपनी उम्र की बड़ी औरत से शादी, जबकि ये दीन में अलाउ है, और ये प्रैक्टिसेस हैं, और बहुत बड़े बड़े लोगों की प्रैक्टिसेस हैं, हम तो कुछ भी नहीं है उनके आगे। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में फैल गई हैं कि नहीं, बड़ी उम्र की औरत से आप शादी नहीं कर सकते अगर उसका रंग काला है तो, या आपको बहुत गोरी ही लड़की चाहिए, या आप तलाक याफ्ता है तो आपको उससे शादी नहीं करनी, और लोग क्या कहेंगे, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लोग क्या कहेंगे जो है ना, ये खुद
अपने अंदर इतनी बड़ी चीज़ है कि लोग बहुत सारे काम करना छोड़ देते हैं सिर्फ ये सोच के कि लोग सही। क्या कहेंगे। तो मैंने इन चीज़ों को हाईलाइट किया है मनगुंजल में, लेकिन है रोमांटिक स्टोरी, बट हाँ मैसेज उसमें है। ये चीज़ें हैं। बहुत शुक्रिया नाज़िया, आपके साथ Thank गुफ्तगू you, का बहुत बहुत मज़ा आया। शुक्रिया। हमारे पास जो वक्त होता है वो बहुत थोड़ा होता है, तो हम चाहते हैं कि आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ख़वातीन को क्या पैगाम दें। मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो इस चीज़ को अपने जहन से निकाल दें कि लोग क्या कहेंगे। फिर आप ये चीज़ नोट करें कि जब आप कामयाब हो जाते हैं तो लोग आपको इज्जत देना शुरू हो जाते हैं। और एक और चीज़ याद रखें कि कोई भी चीज़ रातों रात नहीं हो जाती, आपको मेहनत करनी पड़ती है, इसके लिए वक्त लगता है और मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, भले ही वक्त लगे। तो इस चीज़ को आपने अपनी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बनने देना। बहुत शुक्रिया।